जय हिंद दोस्तों। कुछ समय पहले मैंने डिसेबिलिटी पेंशन पर एक वीडियो किया था। 15 अक्टूबर 2024 को डिसेबिलिटी पेंशन पर दिल्ली हाई कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। आज हम इस जजमेंट पर बात करेंगे। हालांकि इस विषय पर पहले भी कोर्ट फैसला सुना चुके हैं, फिर भी बहुत से केसेस हैं जिनमें सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई है। तो चलिए जानते हैं इस लेटेस्ट केस के बारे में। इस केस की जजमेंट उन सभी सैनिकों पर लागू है जिन्हें अभी तक डिसेबिलिटी पर अप्रूवल नहीं मिला है। एक और याद रखने वाली बात यह है कि यह उन्हीं सैनिकों पर लागू है जिनका रिलीज मेडिकल बोर्ड 21 सितंबर 2023 से पहले हुआ था। 21 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर इशू किया था। इस लेटर के तहत दो महत्वपूर्ण पॉलिसीज को चेंज कर दिया गया है। वो दो पॉलिसीज इस प्रकार है। नंबर 1, पेंशन एंटाइटलमेंट के रूल्स जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन, वॉर इंजरी पेंशन वगैरह। और नंबर 2, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स। तो हो सकता है कि अगर आपका मेडिकल बोर्ड 21 सितंबर 2023 के बाद हुआ है तो ये जजमेंट आप पर लागू ना हो। इनफैक्ट नए रूल्स के अनुसार डिसेबिलिटी पेंशन सिर्फ तभी मिलती है जब सैनिक को डिसेबिलिटी के कारण इनवैलिड आउट कर दिया जाता है। अगर वो रिटायरमेंट जाता है तो डिसेबिलिटी पेंशन की जगह इंपेयरमेंट रिलीफ मिलता है। लेकिन 21 सितंबर 2023 से पहले नियम अलग थे। तब डिसेबिलिटी पेंशन के लिए दो कंडीशन होती थी। नंबर 1, डिसेबिलिटी 20%, 20% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और नंबर 2, डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। एट्रीब्यूटेबल का अर्थ है कि बीमारी या इंजरी फौजी ड्यूटी के दौरान होनी चाहिए, और एग्रेवेटेड का अर्थ है कि बीमारी या इंजरी पहले से थे पर फौजी नौकरी के कारण वो बढ़ गए। दोनों केसेस में डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी। डिसेबिलिटी पेंशन के जितने भी केसेस अभी अप्रूव नहीं हुए हैं उनमें से ज्यादातर केसेस में डिसेबिलिटी को रिजेक्ट करने का कारण दिया गया है कि जब सैनिक को डिसेबिलिटी मिली तब वो पीस स्टेशन में पोस्टेड था। 15 अक्टूबर 2024 के जिस केस की मैं बात कर रहा हूं वो कर्नल श्यामानंद झा ने फाइल किया था। उस केस में भी रिजेक्शन का कारण पीस स्टेशन की पोस्टिंग ही थी। तो पहले देख लेते हैं इस केस की डिटेल जो इस प्रकार है। कर्नल श्यामानंद झा 1981 यानी 1981 में इंडियन आर्मी में कमीशन हुए और 31 जनवरी 2009 को रिटायर हो गए। साल 2006 में कर्नल झा के मेडिकल के दौरान पाया गया कि उन्हें दो बीमारियां हैं, डायबिटीज टाइप 2 और प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। रिटायरमेंट जाने से पहले जुलाई 2008 में कर्नल झा का रिलीज मेडिकल बोर्ड यानी आरएमबी हुआ। आरएमबी ने बोर्ड प्रोसीडिंग्स में लिखा कि कर्नल झा को डायबिटीज टाइप 2 और प्राइमरी हाइपरटेंशन है और इस कारण से उनकी डिसेबिलिटी भी 40% यानी 40% है। लेकिन उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा सकती क्योंकि 2006 में जब कर्नल झा पहली बार लो मेडिकल कैटेगरी बने तब वो पीस स्टेशन में पोस्टेड थे। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उनकी बीमारी फौजी नौकरी के स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण हुई है। तो कर्नल झा ने प्रोसीजर के हिसाब से आरएमबी के इस फैसले के खिलाफ एजीज ब्रांच में 2 अपील की। उन अपील्स को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तब उन्होंने 2019 में आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल यानी एएफटी में केस फाइल किया। एएफटी ने केस का फैसला सुनाया 12 मई 2023 को यानी करीब 1.5 साल पहले। यह फैसला कर्नल झा के हक में था। एएफटी ने अपनी जजमेंट में कर्नल झा के हक में फैसला करने के ये कारण दिए। एएफटी ने सुप्रीम कोर्ट की 2013 की एक जजमेंट को रेफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में सिग्नल मैन धर्मवीर के हक में फैसला सुनाया था और उस जजमेंट में ये 2 महत्वपूर्ण बातें कही थी। नंबर 1, रिटायरमेंट के समय डिसेबिलिटी का फैसला किया जाता है इंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड्स 1982 के हिसाब से। एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड्स 1982 का रूल नंबर 5 कहता है कि जब किसी सैनिक ने सेना में ज्वाइन किया था और उसके रिकॉर्ड में उस बीमारी का कोई जिक्र नहीं था तो यह माना जाएगा कि ज्वाइनिंग के समय वो सैनिक पूरी तरह से फिट था और इसलिए यह भी माना जाएगा कि वो बीमारी या इंजरी सैनिक को फौजी नौकरी के दौरान हुई है और इसलिए वो डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार
होगा। और नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में एक सवाल का भी जिक्र किया है। और वो सवाल था कि ऐसे केस में कौन सिद्ध करेगा कि बीमारी या इंजरी फौजी नौकरी के दौरान हुई है या नहीं। इस बारे में एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड्स 1982 का रूल नंबर 9 कहता है कि ओनस ऑफ प्रूफ यानी कि इस बात को सिद्ध करने की जिम्मेवारी सैनिक की नहीं होगी, बल्कि ऐसे केस में सैनिक को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ द डाउट का अर्थ है कि अगर शक की गुंजाइश है कि बीमारी फौज की नौकरी के कारण हुई या नहीं, तो फैसला सैनिक के हक में लिया जाएगा और उसे डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। तो ये बातें कर्नल श्यामानंद के केस में एएफटी ने ले ली सुप्रीम कोर्ट की सिग्नल मैन धर्मवीर की जजमेंट से। इसके अलावा एएफटी ने अपनी जजमेंट में यह भी लिखा कि डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैनिक उस समय पीस में नौकरी कर रहा था या फील्ड में, जब उसकी बीमारी या इंजरी फौज में पहली बार सामने आई थी। एएफटी ने लिखा कि पीस स्टेशन में भी फौज की नौकरी के अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पीस स्टेशन में भी फौजी नौकरी के बहुत से चैलेंज होते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक्सट्रीम वेदर यानी बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी वगैरह वगैरह। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए एएफटी ने 12 मई 2023 को सरकार से कहा कि कर्नल श्यामानंद को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए। सरकार ने 2023 में ही दिल्ली हाई कोर्ट में एएफटी की जजमेंट के खिलाफ अपील कर दी। 15 अक्टूबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एएफटी का फैसला करेक्ट है और कर्नल श्यामानंद को डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट, एएफटी और दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2013 की जजमेंट और दिल्ली हाई कोर्ट की हाल ही की जजमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी को पीस स्टेशन में होने के कारण या किसी और वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वो पेंशनरी एंटाइटलमेंट रूल्स 1982 के हिसाब से गलत है। एक और इंपॉर्टेंट बात, एएफटी ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि कर्नल श्यामानंद 2009 में रिटायर हुए थे, लेकिन उन्होंने एएफटी में केस फाइल किया फरवरी 2019 में। क्योंकि उन्होंने केस बहुत लेट फाइल किया है, उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन के पूरे एरियर नहीं मिलेंगे, सिर्फ लास्ट 3 साल के एरियर मिलेंगे। यानी केस 18 फरवरी 2019 को फाइल किया गया तो एरियर मिलेंगे 18 फरवरी 2016 से, यानी 18 फरवरी 2016 से। तो ये था कर्नल श्यामानंद झा का केस। चलिए अब संक्षेप में डिसेबिलिटी पेंशन पर एक और जजमेंट पर नजर डालते हैं। ये जजमेंट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिपाही चेतन मलिक के केस में 13 अक्टूबर 2024 को दी है। सिपाही चेतन 20 जनवरी 2003 को आर्मी में एनरोल हुए और 31 अक्टूबर 2019 को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट चले गए। रिटायरमेंट के समय सिपाही चेतन का रिलीज मेडिकल बोर्ड यानी आरएमबी हुआ। बोर्ड ने सर्टिफाई किया कि उन्हें 2 बीमारियां थी, डायबिटीज टाइप 2 और डिप्रेशन, और उनकी टोटल डिसेबिलिटी थी 50% यानी 50%। पर आरएमबी ने लिखा कि ये डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस नहीं थी। कर्नल श्यामानंद की तरह सिपाही चेतन ने भी एएफटी में केस किया। अप्रैल 2022 में एएफटी ने सिपाही चेतन के हक में फैसला सुना दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने एएफटी के इस फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की। 13 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सिपाही चेतन मलिक को डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। फैसले का मुख्य कारण वही था जो कर्नल श्यामानंद झा के केस में था, और वो ये है कि अगर सिपाही चेतन के एनरोलमेंट के समय उनके डॉक्यूमेंट्स में डायबिटीज और डिप्रेशन का जिक्र नहीं था, तो ये माना जाएगा कि उनकी ये बीमारियां या तो फौजी नौकरी के कारण हुई हैं या फौजी नौकरी के कारण बढ़ गई हैं। इसलिए वो पेंशनरी एंटाइटलमेंट रूल्स 1982 के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार होंगे। तो ये थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की 13 अक्टूबर 2024 की जजमेंट। एंड करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि पेंशन एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 में एक महत्वपूर्ण चेंज किया गया है,
जैसा कि मैंने बताया कि पेंशन एंटाइटलमेंट रूल्स 1982 का रूल नंबर 5 कहता है कि जब किसी सैनिक ने सेना में ज्वाइन किया था और उसके रिकॉर्ड में उस बीमारी का कोई जिक्र नहीं था, तो ये माना जाएगा कि ज्वाइनिंग के समय वो सैनिक पूरी तरह से फिट था और इसलिए ये भी माना जाएगा कि वो बीमारी या इंजरी सैनिक को फौजी नौकरी के दौरान हुई है और इसलिए वो डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार होगा। लेकिन इस बारे में नए पेंशन एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 का रूल नंबर 7 ये कहता है। इस रूल को अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूल नंबर 7 का सार ये है कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिन्हें ज्वाइनिंग के समय पता लगाना संभव नहीं है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई बीमारी ज्वाइनिंग के बाद हुई तो वो फौजी नौकरी के कारण हुई है। तो अब ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि जिस बीमारी के लिए डिसेबिलिटी मिल रही है वो फौजी नौकरी के कारण हुई है या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, नए एंटाइटलमेंट रूल 21 सितंबर 2023 के बाद ही लागू हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि YouTube मेरे नए वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।